सेक्शन से, ठीक है ना। तो हिस्ट्री सेक्शन से अगर हम बात करें तो चलिए ध्यान देते हैं, कांग्रेस सेशन को समझेंगे। कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस सेशन जो है पूछता है कि 1920 का कांग्रेस सेशन कहां हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कांग्रेस सेशन जो हुआ था 1920 में, पहला जो एक हुआ था कोलकाता में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। तो कलकत्ता में जहां पे एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करा गया था और ये किया गया था सितंबर महीने में, और उसके हेड कौन थे, तो लाला लाजपत राय। आप लोग कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और पढ़िए और इस चीज को लिखिए। तो हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंडियन आइटम्स, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंडियन आइटम्स। हिस्ट्री सेक्शन में देखें सबसे पहले कि कांग्रेस सेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1920 में दो कांग्रेस सेशन हुआ था। 1920 में 1920 में दो कांग्रेस सेशन हुआ था, एक जो हुआ था वो कलकत्ता और दूसरा जो हुआ था नागपुर में। कलकत्ता में पहला सितंबर महीने में हुआ था और हेड उसके जो थे लाला लाजपत राय थे, और नागपुर में यानी मुंबई में जो दूसरा हुआ था वो दिसंबर महीने में और उसका हेड सी विजय रघु थे, ठीक है। अब वही कांग्रेस का जो तीसरा पूछा जाता है कि सेशन 1927 में कहा हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। कहां हुआ था, मद्रास, जो आज का कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अगर सत्याग्रह की बात करा जाए, नॉन वायलेंस की बात किया जाए, तो नॉन वायलेंस मेथड जो था वो बेसिकली तीन, सबसे पहले चंपारण यानी कि बिहार, दूसरा जो है वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात, और तीसरा जो है वो क्या कहलाता है, खेदा, और ये भी जो है वो कहां पे, गुजरात में, ठीक है ना। चलिए, तो तीन आपसे पूछा जा सकता है। वेयर डिड द जलियांवाला इंसिडेंट टेक प्लेस, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो अमृतसर, कहां पे होगा लोकेट, अमृतसर, जो कि कौन से स्टेट में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब दांडी मार्च की बात करूं तो दांडी मार्च जो है वो शुरुआत कहां से किया गया था, तो साबरमती आश्रम से किया गया था, और खत्म कहां हुआ था, कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात यानी कि दांडी में, और दोनों कहां पे पड़ता है ये जगह, तो गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है भाई। हिस्ट्री से और आप लिख लीजिए, नोट करके लिखिए कि अगर पूछा जाए कि बरदौली सत्याग्रह कहां हुआ था, बरदौली सत्याग्रह, तो ये कहां हुआ था, ये भी गुजरात में हुआ था। अगर पूछा जाए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंड या कॉल्ड ऑफ कहां पे हुआ था, यानी कि खत्म कहां पे हुआ था, तो ये चौरी चौरा, चौरी चौरा, जो कि कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कौन से जगह पे, गोरखपुर में, गोरखपुर में पड़ता है। आई होप ये चैप्टर 3 में पढ़ते हैं वाटर एज ए रिसोर्स, तो यहाँ से वाटर एज ए रिसोर्स जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछे जाते हैं, मैप ऑफ उसका जो लिस्ट है, पहला पूछा जाता है कि सलाल डैम कहाँ है, ठीक है ना। सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे है, और कौन से स्टेट में, गुजरात में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है महानदी पे पड़ जाता है, महानदी रिवर पे, और कौन सी जगह पे भाई, उड़ीसा में, उड़ीसा ये वाला भी चलेगा, उड़ीसा भी चलेगा। तुंगवांद्रा डैम, तो ये तुंगवांद्रा रिवर पे ही, तुंगवांद्रा रिवर पे, और कौन सी जगह पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर कहाँ, तो राजस्थान, मेवाड़, ठीक है ना, राजस्थान से बिलोंग करता है। अब हम लोग फॉरेस्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 2 का ज्योग्राफी में, तो वहां से इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे फॉरेस्ट के बारे में कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो है टाइगर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है, और ये कहाँ पड़ता है, असम में। उसी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क लिख लीजिए कॉपी में, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है पता है ना आपको, वेस्ट बंगाल में, तो ये वेस्ट बंगाल में ही पड़ जाएगा। फिर उसी तरीके से पूछा जाएगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो पड़ेगा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो पड़ेगा ये पड़ जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर पेरियर टाइगर, पेरियर टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा तो ये साउथ में चले जाइए और आराम से इसको आप मैप पे लोकेट कीजिएगा,
केरला में, ठीक है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी का लिस्ट था। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैप वर्क अगर हम बात करूं, सरदार सरोवर डैम, तो ये नर्मदा रिवर पे, कौन से स्टेट में, गुजरात में। हीराकुंड डैम महानदी और कहाँ, उड़ीसा। तुंगवांद्रा डैम, ये तुंगवांद्रा रिवर पे है, कौन सी जगह पे, आंध्र प्रदेश में। राणा प्रताप सागर चंबल की घाटी राजस्थान में, ठीक है। और अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, फॉरेस्ट अगर रिसोर्स की बात करते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन, तो ये व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। पेरियर टाइगर रिजर्व केरला, सरिस्का वाइल्ड लाइफ। और अगर हम पूछे कि जो अगर हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में पड़ जाता है। सो ये एक वॉल पे 4 रन लगाते हैं। एक वॉल पे 4 रन कैसा लगता है, तो ये बहुत ही आसान सा है, स्ट्रेट ड्राइव खेलेंगे और 4 रन लगेगा। तो फर्स्ट जो है वो ये इस तरीके का डिलीवरी आया है, इसको फेस करते हैं। विच प्रोविडेंस डिड नॉट बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन, तो कौन सा जो प्रोविडेंस था जो बाइकआउट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शन को, तो इसका एक आंसर हो जाएगा मद्रास। सेकंड है कि व्हेन एंड हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग, स्वराज फ्लैग को किसने और कब डिजाइन किया था, तो 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि रेड कलर था, ग्रीन कलर था और व्हाइट कलर था। व्हेन डिड पूना पैक्ट वाज साइन, 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। When did non-cooperation movement and खिलाफत movement was launched? 1919, 1920, 1921, 1922। इसका आंसर जो है वो आप लोगों पे छोड़ते हैं, आप कमेंट में इसको आराम से चिपकाएं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये 5 नंबर वाले आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन अगर एक भी जाता है तो फिर आपको 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म का मीनिंग होता है संघवाद, यानी वैसा कोई देश जहां पे सरकार के पावर को 2 या 2 से अधिक अलग अलग लेवल में बांटा जाए, यानी कि फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर बिटवीन 2 और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और वही अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल, तो सबसे ऊपर में जो होगा वो कहलाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आफ्टर उसके नीचे कहलाएगा स्टेट गवर्नमेंट, सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन पे आइए फिर से, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का कौन सा मुख्य बिंदु है। पहला जो अगर आप देखेंगे तो वो डिफिनेशन से ही लिया जाता है कि फेडरलिज्म जहां पे गवर्नमेंट का लेवल 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या चिपकाएंगे, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी 2 और मोर लेवल। सेकंड आप लिखेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्षेत्र अधिकार, हर एक गवर्नमेंट का अपना क्या होना चाहिए, क्षेत्र अधिकार होना चाहिए। तीसरा अगर पॉइंट जो बोला जाएगा वो कि all the jurisdiction of federal government run according to constitution। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर कभी भी डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका जो मेन डिसीजन लेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, यानी सारे फैसले कौन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट। पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, टैक्स लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन इसको करना है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, फेडरलिज्म में क्या फर्क है। कमिंग टुगेदर कंट्री जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और होल्डिंग टुगेदर में कौन है, इंडिया है और बेल्जियम है। पहला हो गया। कमिंग टुगेदर में जितने भी स्टेट होता है हर एक स्टेट का पावर इक्वल होता है, सेम होता है। होल्डिंग टुगेदर में हर एक स्टेट का पावर सेम नहीं होता है। कमिंग टुगेदर में हर एक स्टेट का पावर अधिक होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कम होता है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर होगा, स्टेट का कम होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन 2 डिफरेंट लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट।
फेडरल गवर्नमेंट वो होता है जहां पे गवर्नमेंट के पावर बांटा जाता है दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। बीच बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें तो बीच बचाओ आंदोलन जो है वो कहां से शुरुआत किया गया था? टेहरी से शुरुआत किया गया था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद ये 1980s में शुरू किया गया था, इसका एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, तो 1980s 1980 के आसपास में। इट वाज ए लीड बाय द सोशलिस्ट एक्टिविटी, और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मेंबर जो थे इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। विलेज जो है वो जगवर्धन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मींस की ये आपका उत्तराखंड के रीजन में पड़ता है, टेहरी डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड। विजय जर्धन नाम के व्यक्ति ने इनको शुरुआत किया गया था। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम स्टैंड फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जेएफएम जो है वो एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है जो कि कहां से शुरू हुआ था? ये भी आपका कहां से? तो उड़ीसा से शुरू हुआ था। इसमें दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम को करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, चैप्टर 2 देखेंगे सिविक्स का फेडरलिज्म में। 5 पॉइंट क्या बताया मैंने? पहला दो डिफिनेशन से ही छाट लीजिएगा कि लेट्स सी द टू डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज related to 2 marks and second question is related to 3 marks, तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो यस यू नो देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड वन इज कॉल्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो मुख्यतः 3 तरीके का फॉरेस्ट होता है भारत में। पहला जो होता है रिजर्व फॉरेस्ट, और सेकेंड जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये दोनों को तो हम लोग बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड होता है उसे परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, और इसे टेम्पररी फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसे विलेज फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो सत्याग्रह, सत्याग्रह ऐसे देखिए हिंदी शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य माने सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ, और आग्रह का मतलब क्या होता है? अपील। यानी कैसे अपील करना है आपको? सत्य के तहत अपील करना है, सच्चाई के तहत आपको क्या करना है? अपील करना है, विनम्र निवेदन करना है, आपको हाथ जोड़ना है, आपको क्या करना है? उनसे अपील करना है, आवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो वो कहलाता है सत्याग्रह। क्या डिफिनेशन है प्रॉपर? सत्याग्रह इज द नॉन वायलेंस वे। सत्याग्रह जो है वो एक नॉन वायलेंस अहिंसा वाला शब्द है, और जिसका मतलब होता है मास एलिगेशन अगेंस्ट द ऑपरेशर्स। ऑपरेसर का मतलब क्या हो रहा है? जो आपको परेशान करता है, आपको जो सताता है, यानी जो आपको दुख दर्द देने वाला जो होता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है? नॉन वायलेंस मास एलिगेशन, जन आंदोलन करना है। जन आंदोलन का मतलब है 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग मिल करके जब क्या करते हैं? दूसरे के विरोध में अपना प्रदर्शन व्यक्त करते हैं। तो सत्याग्रह इज द नॉन वायलेंस वे ऑफ मास एलिगेशन अगेंस्ट द ऑपरेसर। द नेशन ऑफ सत्याग्रह अंडरस्कोर द पावर ऑफ ट्रूथ। एंड नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई इसमें फिजिकल वायलेंस और कॉन्फ्लिक्टेड प्रोसेस नहीं होता है, यानी फिजिकल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्टेड माइट वाज नॉट हैपन एंड ट्राई टू वोन द हर्ट एंड सोल। दिल को, अंदर आत्मा को जीतना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यूजिंग ऑफ वर्ड्स धर्मा, यानी जो संस्कृत शब्द है धर्मा, उस चीज को ये कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह कहां पे किए थे और उनका लास्ट सत्याग्रह कहां पे था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कम से कम जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट कौन कैमिलो डी केवर, चीफ मिनिस्टर केवर के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख लिए, या इनके बारे में इनका जीवनी पूछा जा सकता है। तो चीफ मिनिस्टर केवर कौन थे? तो ये एक इटालियन
पर्सन थे जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन को लीड किया था। बहुत सारे बच्चे यहां से शुरू कर देते हैं कि चीफ मिनिस्टर केवर वॉज ए इटालियन रिवोल्यूशनरी, तो ये फर्स्ट पॉइंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को ना ही रिवोल्यूशनरी बोलते थे ना ही डेमोक्रेटिक बोलते थे। तो चीफ मिनिस्टर केवर ही वॉज अ इटालियन हु लीड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हाँ, चीफ मिनिस्टर केवर साहब जो थे वो एक इटालियन पर्सन थे जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लीड किया था। सेकेंड पॉइंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि चीफ मिनिस्टर केवर वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक और नॉर अ रिवोल्यूशनरी, ना ही वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे ना ही वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, ही वॉज अ वेल्दी एंड एजुकेटेड, पढ़े लिखे भी थे, धन संपत्ति भी था, और वो एक पढ़े लिखे और धन संपत्ति से संपूर्ण इटालियन मेंबर थे। और इटालियन होते हुए भी ये बहुत ही खतरनाक भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। यानी उस समय फ्रेंच भाषा बोलने से समाज में उनका लहजा, इज्जत और उनका सब कुछ मान मर्यादा बढ़ जाता था। आज जैसे अंग्रेजी बोलने वाले का क्या होता है हमारे समाज में, खास करके भारतीय कल्चर में, उनका ज्यादा मतलब कि अरे भाई वो अंग्रेजी बोलता है, वो फटाफट इंग्लिश बोलता है। तो वही चीज जो उस समय वेल्दी और एजुकेटेड पर्सन थे वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर केवर। और चीफ मिनिस्टर केवर वाज इटालियन बट ही स्पीक मच बेटर देन इटालियन कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा बहुत अच्छा बोलते थे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक्स किया। कूटनीति के तहत फ्रांस को अपने देश में मिला लिया था। फ्रांस को किसके साथ? सर्डिनिया पिडामोंट के साथ मिला लिया जाता है। तो सर्डिनिया पिडामोंट और फ्रांस दोनों मिल करके किनके लीडरशिप में लीड किया गया था? चीफ मिनिस्टर केवर के तहत। और 1859 में ऑस्ट्रिया को डिफीट किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चीफ मिनिस्टर केवर जो थे, काउंट कैमिलो डी केवर, वो कौन थे? वो चीफ मिनिस्टर केवर कहलाते हैं। वो इटालियन थे और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर आपसे ये पॉइंट अगर आप मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको 3 में 3 मार्क्स, और अगर 5 अगर है तो 5 में 5 मार्क्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप कुछ पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं, इस पॉइंट को तोड़ करके 2 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतर। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेट्स ऑन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट्स ऑन एरिया इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट्स ऑन एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? तो भारत का कोई ऐसा वो भूभाग कि जहाँ पे जमीन का इलाका, जहाँ पे जो खेती होती है ना, वहाँ पे साल भर में कम से कम 2 बार, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 बार भी, कम से कम 2 बार अगर खेती होती है तो उस जगह को, उस मैदानी इलाके को, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? नेट्स ऑन एरिया कहा जाता है। नेट्स ऑन एरिया क्या कहलाता है? ये सिंपल सा पकड़िएगा कि एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट्स ऑन एरिया मींस नेट सॉन एरिया, सॉन का मतलब होता है रोपना, जहां पे खेती जो है उपजाया जाता है अनाज को। नेट्स ऑन एरिया इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड इन विच क्रॉप्स आर सॉन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट्स ऑन एरिया। जहां पे ऐसा इलाका जहां पे 2 या 2 से अधिक बार फसल को रोपा जाए और काटा जाए, यानी कि साल भर में 2 या 2 से अधिक बार क्या किया जाए? खेती किया जाए, तो उसे नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर इज नॉट नेट्स ऑन एरिया, और नेट्स ऑन एरिया इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट्स ऑन एरिया जो भारत में टोटल है वो कितना परसेंट है? 54%, ये भी मेंशन कर देना है। और पंजाब हरियाणा का इलाका देखिए तो वहां पे 80% से भी ज्यादा क्या होता है? नेट्स ऑन एरिया, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक बार खेती कर लिया जाता है। एक तो रबी क्रॉप होता है, पता है आप लोगों को, एक खरीफ होता है, और तीसरा जो होता है वो जैद क्रॉप होता है।
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जहां पे 10% और 10% से भी कम क्या होता है, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया। आप कमेंट में करके बताएंगे कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन से लगभग 9 मार्क्स का आप लोगों को आंसर बताने जा रहा हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला का IMR जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ही कम क्यों है? व्हाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आंसर करेंगे केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज केरला इज ए स्टेट वेयर adequate facility of health, and second point, पहला पॉइंट क्या लिखा कि केरला इज ए स्टेट वेयर adequate facility of health, यानी कि केरला में क्या है, adequate facilities of health, और दूसरा इम्प्रूवमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि हाई लिटरेसी रेट, वहां का शिक्षा दर भी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और थर्ड जो है वो लिखेंगे कि PDS सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर वहां पे लोगों को दिया जाता है। चौथा, मिड डे मील स्कीम भी क्या होता है, अच्छे से चलता है। तो केरला के बारे में बताया जा रहा है कि IMR उसका क्यों अच्छा है। तो एडिक्यूट फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, वहाँ पे क्या बताया गया, हाई लिटरेसी रेट है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको इस बात का पता होता है कि कब शादी करना है, कब बच्चे को जन्म देना है। PDS सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छा है। फिर मिड डे मील जो स्कूल में होता है, वहाँ भी बच्चे लोगों को खान पीन और उनका डाइट न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। UNDP और NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का, और ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और NSSO का फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ GDP इज कैलकुलेटेड। व्हाट इज GDP और हाउ इट इज कैलकुलेटेड। GDP मींस तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP is the sum of total of gross value added of all the firms। all the firms का मतलब प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों का जो साल भर का जो उत्पाद होता है, घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी, यानी कि GDP द सम ऑफ टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। साल भर में देश के अंदरूनी हिस्से में जितने प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं, सर्विस करे जाते हैं, और कौन से सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों में, और उसका कौन से वैल्यू को ऐड किया जाएगा, तो फाइनल गुड्स को, फाइनल सर्विस को। इफ देयर आर द n फॉर्म, सपोज दैट एक फॉर्म है जिसका जो है नाम n है इन द इकोनॉमी, ईच असाइन विद द ए सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म 1 to n। यहाँ पे सब 1 से लेकर के n तक सबका वैल्यू काउंट किया जाएगा। GDP इक्वल टू सम ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। अब लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या होता है, यानी कहने का मतलब काम का अधिकार किसको कहा जाता है, राइट टू वर्क। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक से फाइंड करके इन सब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो आप मेरे लिए भी कुछ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मुझे, मतलब कि एक तरीके से जो एक मेडिसिन का काम करता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो ये वीडियो को लाइक करेंगे।
यानी राइट टू वर्क मीन्स एक ऐसा आइडिया था गवर्नमेंट का जहां पे लोगों को डिग्निटी और लोगों का जो रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, जहां पे काम करके वो अपने जीवन को सही से चला पाए। यानी राइट टू वर्क इज ए आइडिया एवरी पर्सन हु इज विलिंग टू एबल, कोई ऐसा व्यक्ति जो चाह रखता है, काम काज कर सकता है, जो हाथ पैर सब चीज से सलामत है, जिसके पास बुद्धि है, तो वो अगर विलिंग है, चाह रहा है, तो उसको अधिकार मिले काम का, उसको काम मिले, रोजगार मिले और वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस ना करे। तो इस सिचुएशन को ही क्या कहा गया था, राइट टू वर्क। और राइट टू वर्क में मनरेगा आ जाएगा उसका एग्जाम्पल।